नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश भारतवर्ष एक विशाल देश है और इस देश की ऐसी भौगोलिक बनावट है जहां पर मैदान है, पठार हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान है और समुद्री तट है। यह सारी भौगोलिक विविधता भारतवर्ष की भूमि में भी है और यही सारी चीज़ें भारतवर्ष की बाउंड्रीज़ में भी हैं और ये उन बाउंड्रीज़ में हैं जो किन्हीं न किन्हीं देशों से मिलती हैं और इन बाउंड्रीज़ की हमें रक्षा करनी होती है। अब इन बाउंड्रीज़ की रक्षा करना कठिन काम है और इस कठिन काम को सतर्कता से करने की ज़रूरत है। जहाँ तक क्षमता हुई है, समय और काल के अनुसार ऐसा करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन अब हम जब से आज़ाद भारत में हैं, आज़ाद भारत के बाद जो भी हमारी सीमाएं निर्धारित की गई हैं, वो चाहे भारत पाकिस्तान के मध्य हों या भारत चीन के मध्य या अन्य किसी राष्ट्र के मध्य, इनकी सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा करना हम सभी का दायित्व है। इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं आपके समक्ष भारतीय सीमाओं की क्या स्थिति है, क्या उनकी लंबाई चौड़ाई है, क्या उनकी स्थिति है, इसके बारे में कुछ चर्चा करूँगा और इसके बाद में फिर अगला बिंदु पर चर्चा और आगे बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि भारतवर्ष की सीमाएं हैं, इनकी क्या स्थिति है। हमारी जो सीमा है, भारत और चीन की सीमा है, उसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान की जो सीमा है 3323 किलोमीटर है। बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर है। नेपाल की 1751 किलोमीटर है। म्यांमार, इसको बर्मा भी कहते हैं, इसकी 1643 किलोमीटर है। भूटान 699 किलोमीटर है और अफ़गानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। ये हमारी सेनाएं हैं, ये हमारी सीमाएं हैं, ये हमारी सीमाएं हैं। इन सीमाओं को हम दूसरे देशों के साथ में शेयर करते हैं और इन सीमाओं पर किसी भी प्रकार का आक्रमण या अटैक या घुसपैठ से सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। इसके और आगे थोड़ा सा देखते हैं। भारतवर्ष की हमारी जो थली सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। भारतवर्ष की कोस्टल सीमा है 6,100 किलोमीटर है। भारत की अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप की सीमा है 7,516 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ जो भारतवर्ष की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की 2933 किलोमीटर इसकी दूरी है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा कितना बड़ा देश है और इसकी सुरक्षा करना हम लोगों का दायित्व है और हम लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कौन सी स्थितियों में कर रहे हैं, इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। अभी थोड़ा सा एक ऐसी भी निगाह डाल लेते हैं कि ये जो सीमाएं हैं कुछ कंट्रीज़ के बीच में, इनका नाम क्या है। भारत और चीन के बीच की सीमा है, उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं और ये 1914 में निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, ये 1947 में निर्धारित हुई थी। डूरंड रेखा है, भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य पाई जाती है, ये 1896 में निर्धारित की गई थी।
इसके बाद में LAC क्या है, ये भारत और चीन के मध्य क्षेत्र है, सीमा रेखा है। इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। LOC भारत पाकिस्तान की सीमा है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, इसे नियंत्रण रेखा कहते हैं। ये थोड़ा सा इस प्रकार से डिटेल हो गया। अब इसके बाद में सीमाओं के नाम, ये तो अभी हो गया, सीमाओं का नाम भी हो गया। अब इसके बाद आइए देखते हैं ये जो हमारी सीमाएं हैं, इन सीमाओं की रक्षा भी होती है, सुरक्षा भी होती है, कभी कभी झड़प भी होती है, और ये सब चलता रहता है, क्योंकि समय और युग के अनुसार ये सब चलता आया है और चलता रहेगा। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि हमारी भारतवर्ष भूमि है, इसे सोने की चिड़िया कहते हैं। सोने की चिड़िया इसलिए कहते हैं कि यहाँ वो समस्त भौगोलिक दशाएं, उपज की दशाएं और सारा यहाँ प्रोडक्शन अवेलेबल है, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे फल हो, सब्जियां हो, माइंस हो, जो भी हो, ये सारी एक पूरे ग्लोब में हमारे यहाँ आइडियल स्थिति है। इस स्थिति और ऐसी भूमि को कब्जा करने के लिए सदैव पश्चिम की ओर से आक्रमण होते रहे, वो चाहे सुदूरवर्ती हो या चाहे समीपवर्ती हो, आक्रमण हमेशा होते रहे। और आक्रमण ऐसे होते रहे कि एक राज्य ने आक्रमण किया, उसके ऊपर दूसरे राज्य ने आक्रमण किया। इसके बाद में अब आज़ादी के बाद कहीं पाकिस्तान आक्रमण करने की कोशिश करता है, आक्रमण नहीं कर पाता है तो घुसपैठ कर देता है, कारगिल में घुसपैठ हो जाती है, बड़ी मुश्किल में उससे ज़मीन छुड़ाई जाती है। इसके बाद में इधर चाइना है, चाइना लगातार, उसका तो कांस्टेंट काम है घुसपैठ करना, अपना एक्सटेंशन करना, विस्तारवादी नीति करना, बात करना, फिर मुकर जाना। तो ये इस प्रकार से ऐसा ये इतिहास और प्रमाणिक चीज़ है कि पाकिस्तान और चीन की ओर से ये दो ऐसे राष्ट्र हैं, ये अविश्वसनीय साबित हुए हैं और भारतवर्ष की ज़मीन पे हमेशा कुछ न कुछ किया करते हैं और भारतवर्ष को उलझाने की कोशिश करते हैं। अब वर्तमान समय में अगर नेपाल पे दृष्टि डालें, जो नेपाल के लोग हमारे यहाँ नौकरी करते थे, चाहे घरों में नौकरी करते हों, फैक्ट्रियों में नौकरी करते हों, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के डिफेंस में नौकरी करते हैं, और बड़ी एक आश्चर्यचकित बात है कि भारत के जो मूल नागरिक हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिल पा रही, लेकिन नेपाल के लोग नौकरी पा गए। हम उसको, नेपाल को छोटा भाई मानते रहे, उसके यहाँ जाते आते रहे, उसकी सुख सुविधा का ख्याल करते रहे, हमेशा जाना आना, रोजी और रोटी बेटी का रिश्ता बना रहा। वहाँ पर्यटन के लिए जाते हैं, सब कुछ करते हैं, वहाँ भी बुलाते हैं, एक घर की बात है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंट मूवमेंट है। उसने भी आज मौका पड़ने पर, आज वर्तमान स्थिति में 2020 की जब बात करते हैं तो वो भी आज चीन के साथ मिल करके और तरह तरह की कहानियाँ कर रहा है। उसने भी ऐसा नक्शा जारी कर दिया जिससे कि भारतवर्ष का तनाव और बढ़ गया। उसने भी गोली चला दी उसकी पुलिस ने, एक ये भी विचारणीय मुद्दा हो गया। तीसरी बात, अभी उसने ऐसा टेंशन क्रिएट कर दिया, धारचूला के बगल में पुल था भारतवर्ष नेपाल को जोड़ने वाला, वो भी बंद हो गया। इस प्रकार से ऐसी स्थिति है कि नेपाल का भी रवैया ठीक नहीं रहा, जिसको हमने बहुत कुछ शरण दिया और काफ़ी कुछ उसके साथ सहयोग किया। अभी अगर बॉम्बे को आप देख लेते हैं, हमारा तटीय इलाका है, तटीय इलाके में भी घुसपैठ हो जाती है, और ऐसी घुसपैठ होती है कि अचानक बॉम्बे में अटैक हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, और ये हमारे इतिहास में अगर रिसर्च किया जाए, जब से हमको चंद्रगुप्त मौर्य के समय से जो इतिहास मिलता है, जब से भारतवर्ष ने विदेशी लोगों ने आक्रमण किया है, तब से आक्रमणकारियों का अगर इतिहास हम खंगालें और उसमें दृष्टि डालें तो ये पाएंगे कि भारत भूमि पर लोग कब्जा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं और आज भी हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कब तक करते रहेंगे और कब ये बंद हो जाएंगे, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हमें अपनी सीमाओं की रक्षा सुरक्षा तो कांस्टेंट करनी पड़ेगी और विजिलेंट रह करके करनी पड़ेगी। अब वर्तमान दौर में
चाइना से टेंशन है, चाइना ने भी कुछ ज़मीन को हथियाया है, घुसपैठ किया है, वहाँ से हट नहीं रहा है। इस समय देश में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, लोग सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ लोग पत्रकार ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि आर्मी के एक्स ऑफिसर्स और जवानों से क्रूरते हैं, ये भी बात करते हैं। कुछ लोग हमारे मीडिया के पर्सन्स लोग क्या करते हैं, वो वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं या लेह लद्दाख में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, लेह में करते हैं, और ग्राउंड रिपोर्टिंग ऐसी करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि सरकार से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, सरकार से क्वेश्चन एक लेवल का व्यक्ति करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि वो आम पब्लिक हो जाए और उसका दूसरा कंट्री या उस कंट्री के हमारे यहाँ नागरिक उसका दुरुपयोग कर सके। तो ये हमारे कहने का मतलब है कि जब टेंशन हो, टेंशन के समय मीडिया, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो या संपादक हो, उनको बहुत ही सोच समझ के और सीमित दायरे में रहकर पत्रकारिता करना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी क्वेश्चन सवाल जवाब से और उत्तर से कहीं दुश्मन को फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, ये ज़रूरत है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ दूसरी बात निवेदन करना चाहूँगा, वो ये है कि रोल ऑफ मीडिया फॉर नेशनल सिक्योरिटी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी में मीडिया का क्या रोल होना चाहिए। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, द रोल ऑफ मीडिया ड्यूरिंग टेंशन इन बाउंड्रीज मस्ट बी सेंसिटिव एट द टाइम ऑफ मीडिया कवरेज। नथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड, नथिंग शुड बी डिस्कस्ड, nothing should be broadcasted about any defense establishment, movement of military vehicles and deployment. No question should be asked about future planning and further action for battle. Media persons, news channel or YouTubers must refrain themselves from asking a strategic comments from ex-servicemen on policy matters. Again and again, questions or comments regarding any authorities or politician should not be asked. इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको किसी भी दशा में कुरेद कर ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए एक सर्विसमैन से, ऑफिसर से, कि धोखे से उनसे किसी पॉलिटिशियन या किसी सत्ता के खिलाफ कोई ऐसी बात या शब्द निकल जाए जो कि नहीं निकलना चाहिए। ये उनको बचना चाहिए, ये खुद भी इतना सोच समझ के करना चाहिए। और किसी भी प्रकार की हमारे डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट हैं जो भी हैं, उन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट की फ़ोटो आउट नहीं होनी चाहिए। हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स जा रही हैं, गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं, मिलिट्री की जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों का आवागमन, उनकी दिशा, उनका ठहराव, उनकी पोजीशन अज्ञात रहनी चाहिए। ये डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पता होनी चाहिए कौन सा हथियार किसका काट है, कहाँ लगाया जाएगा। इसे सरकार द्वारा अधिकृत अथॉरिटी के अलावा अन्य व्यक्ति के माध्यम से चर्चा नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों को चाहिए कि वे इसका ख्याल रखें और यही उनकी देशभक्ति है। मैं इस वीडियो के माध्यम से नई चर्चा को अंजाम नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा हूं अप टू ग्रेजुएशन, और 25 ईयर्स मैंने डिफेंस की सर्विस भी की है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ये मैं कह सकता हूं कि पर्वत चोटियों, राजमार्गों और उससे होने वाले सैन्य बलों का आवागमन है वो भी नहीं दिखाया जाना चाहिए। सैन्य मामलों पर ग्राउंड रिपोर्ट भी नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई अधिकारी अथॉरिटी समझती है कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ है तो तत्काल इसमें रोक लगाई जानी चाहिए। इसमें कोई बात नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा से बढ़कर रिपोर्टिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ऐसे रिपोर्टिंग से दुश्मन को फ़ायदा हो सकता है। वैसे भी रक्षा प्रतिष्ठानों पे लिखा होता है कि फ़ोटो खींचना मना है, यानी फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड। ये सैन्य विज्ञान और पत्रकारिता के सिद्धांत के अनुरूप बात है। इस प्रकार से ये देखना चाहिए हमें कि हम जो भी पत्रकारिता करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो सरकार के खिलाफ
प्रश्न ऐसे में नहीं पूछना चाहिए, सरकार से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिसका सरकार उत्तर नहीं देना चाहती तत्कालिक, उसकी अपनी रणनीति है, उसकी अपनी प्लानिंग है। और पत्रकारों को भी चाहिए कि बचने की कोशिश करना चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा कि यदि आप बड़े बड़े अधिकारियों की बात अगर सुने तो आप देखेंगे वो कितनी लिमिट में वो उत्तर देते हैं, लिमिट में डिस्कस करते हैं, और कोई ऐसी डिस्कस नहीं करते हैं जिससे कोई हमारी पॉलिसी फर्दर प्लानिंग पर कोई प्रॉब्लम हो सके या कोई ऐसा स्टेटमेंट हो सके। तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए। ये आपकी पत्रकारिता से राष्ट्र का भला भी हो सकता है, और आपकी पत्रकारिता से सेना की जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, बैटलफील्ड है, वो बाहर भी जा सकती है। अब आप कह सकते हैं कि सारी चीज़ तो पिक्चर में, सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से सारी चीज़ें पता हो रही हैं। पिक्चर के माध्यम से सैटेलाइट तो पिक्चर वो दुश्मन ले सकता है, लेकिन जो चीज़ मन के अंदर भरा है वो नहीं ले सकता है। वो केवल जब डिस्कस होगा, डिस्कस से एयर होगा, वो तभी ले सकता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमारी यही एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पत्रकारिता में सावधानी बरतें, अपने स्टेटमेंट में सावधानी बरतें, और जो भी जिसको क्वेश्चन करना है वो लेवल का व्यक्ति लेवल से क्वेश्चन करेगा, और वो क्वेश्चन जाकर के सरकार से बंद कमरे में पूछ सकता है। सरकार उसको बंद कमरे में बता देगी अगर सरकार आवश्यक समझेगी तो। यही चीज़ हर सरकार के हर समय लागू होता रहा है। यही चीज़ आज भी लागू करने की ज़रूरत है, और ये भविष्य में भी लागू करने की ज़रूरत है। और इन्हीं के साथ साथ एक ये चीज़ और ज़रूरी है कि यदि हमारी बाउंड्रीज अनगार्डेड रहेंगी, परमानेंट कांस्टेंट अगर उनकी रक्षा सुरक्षा नहीं होगी, वहाँ निगरानी में लोग नहीं होंगे, दुश्मन अगर खाली पा जाएगा तो वो हमेशा धोखा करता रहेगा और घुस आएगा। दुश्मन ने धोखा किया, धोखे से आ गया, ये चर्चा कोई दुश्मन के लिए मीनिंग नहीं होती है, वो तो धोखा करने के लिए बैठा ही है। ये हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज एट ऑल टाइम्स एंड इन वेरी विजिलेंट वे। इन्हीं चर्चा के साथ में, इन्हीं बातों के साथ में आज की चर्चा में अपनी समाप्त करता हूँ। आप सभी विद्वान लोग, आप सभी अच्छे लोग हमारी चर्चा को सुन रहे हैं, सुनेंगे, आपका थैंक यू वेरी मच। आप सभी से अनुरोध है कि यदि ये चर्चा मेरी अच्छी लगे तो इस चर्चा को और आप आगे तक फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप सभी का वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।